हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हमने स्ट्रक्चर भी बना लिया है और हिस्टोरिकल एनालिसिस भी कर लिया है। अब वक्त आ गया है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का। और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो होगा टॉप लाइन नंबर का। जो इनकम स्टेटमेंट के टॉप से चालू होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू हम इसलिए फोरकास्ट करते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जैसे कॉस्ट हो गई, बैलेंस शीट में काफ़ी सारी चीज़ें रेवेन्यू से ही आती हैं। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू का फोरकास्ट करना होगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे तो आपकी सारे जो फाइनेंशियल मॉडल की एक एक जो चीज़ है वो इन लाइन होगी, परफेक्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर 3, रेवेन्यू का फोरकास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है और इसको 9 पार्ट सीरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टेप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, वो है प्रोजेक्टिंग रेवेन्यूज़। तो अगर आपने पहले 2 पार्ट मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ आप वो जाके पहले देखें, क्योंकि वो देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मतलब पिछले रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं। इस स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यूज़ या सेल्स को हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड अगेन, आपके पास ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ रिमेंबर कि हम सेम एक्सेल शीट और सेम केस स्टडी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पिछली बार जो हमने एनालाइज किया था हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स को, वही सेम शीट को हम यूज़ करेंगे इसमें रेवेन्यू फोरकास्ट के लिए। तो अगर आप देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट की शीट है, राइट? यहाँ पे है अपने पास टोटल रेवेन्यूज़। अब हमारे पास हिस्टोरिकल रेवेन्यूज़ तो था, लेकिन अब हमें करना होगा प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 ईयर्स का रेवेन्यू प्रोजेक्शन करने के लिए एक्चुअली आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक केस स्टडी बनाई थी, जिसके बेसिस पे आप रेवेन्यू प्रोजेक्शंस बहुत ईज़िली इसमें कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे कि ये आपका पहला फाइनेंशियल मॉडल है। तो पहला फाइनेंशियल मॉडल है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 9 स्टेप्स हैं और हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले ये सारे स्टेप्स को अच्छे से सीखें, जिससे कि आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो और फोरकास्टिंग एकदम बराबर हो। एक बार आप वो सीख गए, उसके आप मास्टरी आ गई, तो उसके बाद आप एडवांस्ड फोरकास्टिंग आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वो भी हम सिखाएँगे आपको सब्सिक्वेंट ट्यूटोरियल में। लेकिन ये बेसिक सा ट्यूटोरियल है, तो इसलिए हम चीज़ें सिंप्लीफाइड रख रहे हैं और इसको केस स्टडी बेस्ड रख रहे हैं, ठीक है? सो अब इसका स्टेप जो नंबर 3 है वो है प्रोजेक्टिंग द रेवेन्यूज़, और इसके लिए हम जाएँगे केस स्टडी में, ओके? अब केस स्टडी में अगर आप इसमें नीचे जाएँगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा, एक्सर्प्ट फ्रॉम एमडीएनए सेक्शन। अब एमडीएनए होता क्या है, आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी भी आप अगर एनुअल रिपोर्ट ओपन करेंगे, जैसे टाटा मोटर्स की या फिर रिलायंस की, तो उसमें एक सेक्शन होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, एमडीएनए, ओके? अब ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज़ इसमें मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं अपने प्रोडक्ट सेगमेंट्स के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, कैसा वो चल रहा है, कैसा हुआ था, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली फोरकास्टिंग करना है हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज़ का। और इसमें हमें छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे कि प्रोडक्ट सेगमेंट है, तो प्रोडक्ट सेगमेंट कितना ग्रो करेगा अगले साल, उसके बाद, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें भी मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी में ही मिलेगी, लेकिन इसमें मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें नहीं मिलती है तो प्रेस रिलीज़ेज़ होती हैं या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं, उसमें भी चांस होता है कि वहाँ पे वो डिस्कस करके मिलेगा, लेकिन मोस्ट केसेस में आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अभी इसका देखते हैं एपेक्स सॉल्यूशन के प्रोडक्ट सेगमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है एग्जैक्टली। तो बेसिकली अगर आप रीड करेंगे डिटेल में तो आपको दिखेगा कि अच्छा, एपेक्स सॉल्यूशंस के 3 सेगमेंट हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी। अब 3 साल में वो ऐसे ग्रो करें, 12,000, 15,000, 18,500 सॉफ्टवेयर सेगमेंट के लिए, और हार्डवेयर और आईटी सर्विसेज के लिए आप ऐसा देख सकते हैं। अभी इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें डिस्कस किया हुआ है। आप देखिए, पढ़िए इसको। कंट्रीब्यूटिंग टू मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, सॉफ्टवेयर सेगमेंट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 20% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहला सेगमेंट जो है सॉफ्टवेयर का,
वो 20% से ग्रो करेगा ईयर ओवर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्ट मिल गई है इसमें। ये बहुत ही बेसिक सा अजम्पशन दिया हुआ है इसमें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करती है। इस केस स्टडी में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास है। हार्डवेयर सेगमेंट में देखेंगे तो क्या ग्रोथ रेट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 18% की, और आईटी सर्विसेज में 16% की। अब उसमें रीजंस भी दिए हुए हैं कि क्यों ये है, लेकिन हमारे लिए अभी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम तो अभी रेवेन्यू का फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 20% है, 18% है और 16% है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी के साथ चलते हैं हमारी केस स्टडी में। अब ये केस स्टडी में देखिए, रेवेन्यूज़ के नंबर्स हमारे पास ये 3 साल के बारे में दिए हुए हैं, और हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स के पीरियड के लिए। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्ट करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, ये आपको मिलेगा नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे। यहाँ देखिए, रो नंबर 33 से लेके 37 के बीच में। अब ये फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका वर्ड हम जो यूज़ करते हैं, ड्राइवर्स। ड्राइवर्स का मतलब कि किस बेसिस पे आप इसका प्रोजेक्शंस कर रहे हो। ठीक है, तो रेवेन्यू का प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं ग्रोथ के बेसिस पे, राइट, कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट कैसे होने वाली है, और उसके बेसिस पे हम इसका फोरकास्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिख देता है रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। ओके, अब इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि पहले हिस्टोरिकली कितना ग्रोथ रेट था। हमें हमें पता है कि आगे के नंबर्स क्या हैं, हमें मैनेजमेंट ने दिया हुआ है। जैसे कि सॉफ्टवेयर में 20% है, हार्डवेयर में 18% है, और आईटी सर्विसेज में कितना है, 16% है। लेकिन एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं कि हिस्टोरिकली कितना ग्रोथ रेट था। अगर हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट बहुत कम था और अब मैनेजमेंट सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा एकदम हो जाएगा, तो मतलब मैनेजमेंट कुछ गलत बता रहा है हमें, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की ग्रोथ रेट कितनी है। ठीक है, अब ग्रोथ रेट चेक करने के लिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आइडियली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 15,000 15,000 माइनस 12,000, तो हमारे पास बचेगा 3,000 डिवाइडेड बाय 12,000। तो ग्रोथ रेट होगी 15 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट है। इसके लिए लेकिन एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। दिस इज इक्वल टू, आपको इतना माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली 15,000, ये D6 जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 12,000, ये C6 वाला सेल है, -1। अभी इसमें क्या होगा, देखिए आप, बॉड मास का जो मैथ्स का रूल होता है, उसमें क्या होगा, पहले डिवीजन होएगा और फिर बाद में माइनस होगा, राइट। सो उसके बेसिस पे हमारा ये ग्रोथ रेट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आप ट्राई कर लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में मैं एंटर करता हूँ और देखते हैं कितना परसेंट ग्रोथ आ रहा है। सो वी कैन सी कि ये 25% ग्रोथ रेट है ईयर 1 से ईयर 2 के बीच में। हिस्टोरिकल ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यही सेम चीज़ देख लेते हैं कि अगले साल क्या था। तो ये है 23.3%। तो 25%, 23.3%। ठीक है, तो अभी मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 20% ग्रोथ रेट। अब आप ये देखें कि 20% ग्रोथ रेट अलाइंड होता है, 23 से 20 हो सकता है, राइट। और अगले 5 साल ये अज्यूम करना कि 20% है, ये भी ठीक ही लग रहा है। अभी इसके बारे में एक और चीज़ नोट करें कि ये कलर कॉम्बिनेशन, जैसे ये देखिए फॉर्मूला था, तो ये ब्लैक हो गया, और ये जो है अजम्पशन है, कांस्टेंट है, मैंने अपने नंबर्स इनपुट किए, तो ये जो होंगे कौन से कलर में होंगे, ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया आपको। अब हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं हार्डवेयर के लिए। अभी इसको भी सेम चीज़ कर सकते हैं, ये इक्वल टू 10200 डिवाइडेड बाय 8500 माइनस 1। ये आ गया कितना, 20%। और यही सेम चीज़ देखते हैं अगले साल, ये कितना है, 20.6%। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें 18% का ग्रोथ रेट हमें दिखता है अगले 5 साल में, तो ये भी सही लग रहा है। आईटी सर्विसेज के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं 6500 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस 1, तो ये कितना आया, 30% आया है। और 30% 23.1%, और ये हमें बताया गया कि ये 16% होगा अगले 5 साल के लिए। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। 20%, 18% और 16%, तो ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्रोथ रेट्स आ गई हैं। ऑलराइट, अब आप बस सोचें कि ये रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है कि 18,000 पिछले साल था, 18,500,
अब इसको हमें कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना है? 20% से इंक्रीज़ करना है, तो हमें रेवेन्यू मिल जाएगा सॉफ्टवेयर सेगमेंट में। बहुत ही ईज़ी तरीका है, इसको हम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू ये पिछले साल का जो रेवेन्यू था 18,500 मल्टीप्लाइड बाय हमें इसे ग्रो करना है, कितने परसेंट से? 20% से। तो फ़ॉर्मूला क्या होगा? ब्रैकेट में 1 प्लस कितना? 20%। अब 1 प्लस 20% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है ये 1.2 हो जाएगा, राइट? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18,500 से, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा फाइनल? 22,200। सो ये फ़ॉर्मूला क्लियर है, बहुत ही ईज़ी फ़ॉर्मूला है, लेकिन आप ये ध्यान रहे कि हम इसके अंदर 20% ऐसा नहीं लिखते हैं। आपने देखा कि हम हमेशा लिंक कर रहे हैं नीचे से, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कल को चेंज करना हो ये रेवेन्यू के फोरकास्ट, मान लो इसको 25% करना है, तो आपका जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। आपको बार-बार अंदर में हर सेल में जा के चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फ़ॉर्मूला इसी टाइप से ही लिखें, ठीक है? अब इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, तो ये देखेंगे क्या होगा? ये अगले वाले हार्डवेयर के सेगमेंट का रेवेन्यू का फ़ोरकास्ट कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि ये सेल बस इसके नीचे ही है ना? अब ये चेक कर लेते हैं कि आईटी सर्विसेज का कितना होगा। ये आता है 9280 और चेक करते हैं फॉर्मूला ठीक है कि नहीं। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16%, तो 1.16 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारे टोटल रेवेन्यू। इसका अगर हम सम टोटल करें तो सम फॉर्मूला लगा सकते हैं और आता है टोटल 45994, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या किया, पहले साल जो ईयर 1 का जो फोरकास्ट है उसका रेवेन्यू का नंबर हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है, इजीली, राइट। अब इसी ब्लॉक को आप अगर कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे बाकी 4 साल के लिए, तो आपके आ जाएंगे रेवेन्यू नंबर्स फॉर द अदर ईयर्स एज वेल। आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे रेवेन्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए हैं। आप वैलिडेट भी कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं फॉर्मूला। ये देखिए ईयर 2 के लिए 22200 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कितना ग्रोथ रेट? 20% ग्रोथ रेट। तो इसको ऐसे लिखने से इसीलिए फ़ायदा होता है कि भाई आप ये फॉर्मूला जो आगे जाके यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिकली सारे अप्लाई हो जाते हैं। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं, तो ये क्या है? ब्लैक कलर में है। ये भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, तो ब्लैक कलर में। आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये कलर कोडिंग फ़ॉलो करना, बिकॉज़ अगर आप फाइनेंशियल मॉडल थोड़ा-सा भी कॉम्प्लेक्स करेंगे, तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा कि कहाँ से क्या निकला और कहाँ से क्यों निकला। इसलिए ये प्लीज़ फ़ॉलो करें, कलर कोडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा स्टेप नंबर 3, प्रोजेक्टिंग रेवेन्यूज़। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक क्यों नहीं करते हो भाई? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। ये सब चीज़ से हमें भी मोटिवेशन आता है, हमें पता चलता है कि आप सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आपको इसमें वैल्यू दिख रही है, तो हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके हम और एडवांस सीरीज़ लॉन्च करें जिससे आपको और बेनिफिट हो। सो इसी के साथ क्लोज़ करते हैं अपना स्टेप नंबर 3, प्रोजेक्टिंग रेवेन्यूज़।